हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर्स विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड विद क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर हमने पार्ट 2 गोल का फुल एक्सप्लेनेशन देख लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इस पार्ट से रिलेट सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखना। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। पाठ से संबंधित भावार्थ, अर्थ, सार, कठिन शब्द सभी हमने उस वीडियो में देखे थे। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले पार्ट है आपका पार्ट से, जिसमें क्वेश्चन आएगा आपको मेरी समझ से, यानी आपकी समझ से आपको उत्तर देना है। क है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए, यानी स्टार बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, या वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, ना कि परस्पर लड़ाई करके। तो यहाँ पर इस तरह से आपको स्टार बना देना है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? ऑप्शन है उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण। तो आंसर हो जाएगा उनके हॉकी जो है खेलने के विशेष कौशल के कारण। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से वो खेला करते थे हॉकी। जब भी खेलते थे तो गोल जरूर से होता था उनके पास से, बस वो जब चाहते थे तभी गोल पास करा करते थे। अगर उनके पास में एक बार बॉल आ गई तो आप छीन नहीं सकते, बजाय वो पास ना करे तब तक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके सामने हम आंसर इस तरह से स्टार बना देंगे। ख है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते थे, बट आपने ये ऑप्शन चूज क्यों करे आपको बताना है। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद की जो सफलता का मूल और उनकी उत्कृष्ट खेल भावना थी, यह कई उदाहरणों से स्पष्ट होता है। जैसे उन्होंने हिंसा के बदले गोल करके बदला लिया, वे मानते थे कि खेल में गुस्सा अच्छा नहीं, उन्होंने सफलता के मंत्र में खेल भावना को शामिल किया, वे अक्सर गोल का श्रेय साथी खिलाड़ियों को देते थे, वो अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते थे, वो साथी खिलाड़ियों को मौका भी देते थे खेलने का, और उन्हें भी श्रेय देते थे कि पूरी टीम की जीत है। उनका मानना था जीत हार व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश की होती है। इसी खेल भावना के कारण लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना स्टार्ट कर दिया, और वे दुनिया भर के खेल प्रेमियों के चहेते बने। उनकी यह भावना उनके कौशल और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी। अगला पार्ट है मिलकर करी मिलान। तो यहाँ पर देखिए, इस पार्ट में आपका मिलकर करी मिलान और पंक्तियों पर चर्चा, इस पार्ट की जो ये प्रश्न संख्या 17 है इस पे दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे मिलकर करे मिलान। तो देखिए क्वेश्चन है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए, इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश यानी आपकी जो डिक्शनरी है उसका यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, अपने शिक्षकों की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करेंगे। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, लांस नायक जो कि होता है भारतीय सेना का एक पद, रैंक। 1 को 2 से मिलान करेंगे। बर्लिन ओलंपिक 4th से मिलान कर देंगे इसे। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। पंजाब रेजिमेंट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था, उसे बोला जाता है पंजाब रेजिमेंट। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल था। तो ये तो भारतीय सेना का दल था पंजाब रेजिमेंट, और अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल था सैम्पर्स एंड माइनस टीम। सूबेदार स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैनिक अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद होता था। छावनी सैनिकों के रहने का क्षेत्र। तो इस तरह से आपको मिलान कर देना है। 1 को 2, 2 से 4, 3 से 5, 4 से 6, 5 को 1 और 6 से 3।
नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ नीचे दी गई पंक्तियां हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ आया वो बताना है। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, उपरोक्त पंक्ति एक गहन जीवन सत्य को दर्शाती है। यह उस घटना से उपजी है जब एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने गुस्से में आकर ध्यानचंद पर हॉकी से वार किया। जब ध्यानचंद ने बदला लेने की बात कही तो वह खिलाड़ी भयभीत हो गया, परंतु ध्यानचंद ने अपनी श्रेष्ठ खेल भावना का परिचय देते हुए हिंसा के बदले 6 गोल करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस घटना से न केवल खेल में बल्कि जीवन में भी नैतिक मूल्य और क्षमाशीलता की महत्व का उनका पता चलता है। यह दर्शाता है कि सच्चा खिलाड़ी यह है जो अपने कौशल से जीतता है, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। ध्यानचंद की यह क्रिया उनकी महानता और खेल के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है, जो उन्हें हॉकी का जादूगर बनने में सहायक रही। ख है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। आंसर लिखेंगे, मेजर ध्यानचंद की असाधारण खेल भावना, नेतृत्व गुण उनके इस कथन में स्पष्ट झलकते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर उठकर टीम के हित को सर्वोपरि रखते थे। उनकी यह रणनीति थी कि वे गेंद को गोल के निकट ले जाकर अपने साथी खिलाड़ी को गोल करने का अवसर प्रदान करें। इस निस्वार्थ दृष्टिकोण से न केवल टीम का मनोबल बढ़ता था बल्कि प्रतिद्वंदियों को भी भ्रमित करने में मदद मिलती थी कि गोल अब कौन करने वाला है। एक कुशल नेता की भांति वे अपनी टीम के सदस्यों को आगे बढ़ने और प्रतिभा दिखाने का मौका देते थे। यह रवैया खेल के सच्चे मर्म, टीम की सफलता और खेल के आनंद को प्रतिबिंबित करता है। उनकी इस विनम्र और टीम केंद्रित दृष्टिकोण ने उन्हें विश्व भर के खेल प्रेमियों का चहेता बना दिया, जो उन्हें हॉकी का जादूगर कहलाने में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। ध्यानचंद का यह व्यवहार न केवल उनके खेल कौशल को बल्कि उनके महान व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, जो आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अगला आपका देखिए पेज नंबर 18 है, जहाँ पर देखिए आपको दे रखा शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के, संस्मरण की रचना, सोच विचार के लिए। तो सबसे पहले हम सोच विचार के लिए आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर सोच विचार के लिए, जिसमें आपको दे रखा है, संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? ख है, किन बातों में ऐसा लगता था कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो सबसे पहले क देखेंगे, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनके खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना थी। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तब वे बिल्कुल नौसिखी थी, उनको बिल्कुल नहीं आती थी। उन्होंने नया नया सीखा था उस गेम को। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया, क्योंकि वो लेट नाइट तक प्रैक्टिस करते रहते थे। जब भी उन्हें मिलता था टाइम तब वो प्रैक्टिस करते थे। तो धीरे धीरे उनके इस खेल में निखार आता गया और उनको तरक्की भी मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने और अपनी हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि हॉकी के जादूगर कह। अगला देखिए, इसके 2 उत्तर आप लिख सकते हैं। तो अगला हम इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, पॉइंट में अगर डिवाइड करना हो तो मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनके अनूठे गुणों और दृष्टिकोण में निहित था, जैसे लगन और समर्पण। उन्होंने खेल के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया, निरंतर अभ्यास, वे लगातार अपने कौशल को निखारते रहते थे। टीम भावना, व्यक्तिगत प्रसिद्धि से उठकर टीम के हित को प्राथमिकता देते थे। नेतृत्व कौशल, साथी खिलाड़ियों को गोल करने के अवसर देकर टीम का मनोबल बढ़ाते थे। राष्ट्रीय भावना, उनका मानना था जीत हार व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश की होती है। विनम्रता, अपनी प्रसिद्धि के बावजूद वे विनम्र रहे। सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहते थे। क्षमाशीलता, प्रतिद्वंदियों के साथ भी सद्भाव रखते थे। नैतिक मूल्य, खेल में नैतिकता और खेल भावना को महत्व देते थे। रणनीतिक सोच, खेल में कुशल रणनीति का प्रयोग करा करते थे। अनुशासन, सैन्य पृष्ठभूमि के कारण कड़े अनुशासन का पालन करते थे। प्रेरणादायक व्यक्तित्व, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करते थे। इन गुणों के समन्वय से ने ध्यानचंद को न केवल एक महान खिलाड़ी बल्कि हॉकी का जादूगर बना दिया। तो आप इस तरह से पॉइंट वाइज भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे।
अगर आपको शॉर्ट में देना है तो आप उत्तर 1 दे दीजिए, अगर आपको थोड़ा लंबा देना है, बड़ा देना है, अपने आप को प्रभावित करना है टीचर के सामने, तो आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को जो उत्तर 2 है उसे दीजिए। ठीक है। ख है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट में यहाँ पर देखेंगे आंसर, ध्यानचंद की पॉइंट वाइज देखेंगे। ध्यानचंद के व्यवहार और दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं से पहले दूसरों को महत्व देते थे। जैसे टीम के लिए गोल, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी साथी को, खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। राष्ट्रीय भावना, खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। क्षमाशीलता, जब एक खिलाड़ी ने उन्हें चोट पहुंचाई तो उन्होंने बदले में उसे चोट नहीं पहुंचाई बल्कि खेल से जवाब दिया। साथी खिलाड़ियों का मनोबल, वे अपने साथी खिलाड़ियों को गोल करने का मौका देकर उनका मनोबल बढ़ाते थे। विनम्रता, वे अपने प्रसिद्धि के बावजूद हमेशा टीम को श्रेय देना चाहते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने बहुत कोशिश की, हाँ मैंने ये किया, मैं कभी यूज़ नहीं करते थे। वो हमेशा टीम को साथ में लेकर के बात किया करते थे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर अगर शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना हो तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि ये कथन सत्य है। ध्यानचंद की स्वयं से पहले दूसरों को ध्यान रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वे गोल कर सके। जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इस बात का ध्यान सदा रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं पूरे देश की है, जो यह दर्शाता था कि वे सच्चे देश प्रेमी थे। तो आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। एक लॉन्ग में है और एक शॉर्ट में है। ठीक है। अगला पार्ट है समस्मरण की रचना। समस्मरण यानी याद की जाने वाली रचना। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। अपने अपने समूह में मिलकर इस स्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए क हम देखेंगे अपने अपने समूह में मिलकर इस स्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो स्मरण की सूची इस तरह से होगी। देखिए, प्रेरणादायक कहानी, यह स्मरण मेजर ध्यानचंद के जीवन से एक प्रेरणादायक घटना बताता है। खेल भावना का महत्व, इसमें खेल के अच्छे व्यवहार और सही भावना का महत्व दिखाया गया है। व्यक्तिगत अनुभव, ध्यानचंद अपने निजी अनुभवों को साझा करते हैं यहाँ पर। सरल भाषा, कहानी सरल और समझने योग्य भाषा में है। मूल्य शिक्षा, इसमें क्षमा, धैर्य और टीम भावना जैसे मूल्यों की शिक्षा दी गई है, रक्षा की है और शिक्षा दी है। ऐतिहासिक जानकारी, इसमें ओलंपिक और भारतीय हॉकी के इतिहास की झलक मिलती है। आपने पिक भी देखा होगा बर्लिन ओलंपिक में जिसमें जीत हुई थी हाथ से। आत्मकथात्मक शैली, ध्यानचंद पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहानी सुनते थे। संक्षिप्त और रोचक, कहानी छोटी पर दिलचस्प है जो बच्चों के लिए उपयुक्त है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन का आंसर। ख आपको दे रखा अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यह आपके करने योग्य है, आपको स्वयं सूची बनानी है। सूची तो मैं यहाँ पर नहीं बना सकती, मुझे नहीं पता आपकी क्लास में कौन कौन बच्चे कैसे कैसे आंसर देंगे। तो यहाँ पर आप ये स्वयं करेंगे। यहाँ पर आपको अपने समूह की सूची बनानी है और क्लास में शेयर करना है, नोटिस बोर्ड पर चिपका देना है जो क्लास के नोटिस बोर्ड होते हैं। ठीक है, तो स्वयं करने योग्य है। अगला पार्ट है आपका शब्दों की जोड़े विभिन्न प्रकार के। क है, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिभाषा दे रखी है जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया जाता है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। जैसे जैसे, वैसे वैसे। तो शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है। तो जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह यानी जोड़ने वाला, योजक अर्थात जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म को लिखिए। तो लिखेंगे जैसे धीरे धीरे, बार बार, जल्दी जल्दी, कभी कभी, देखते देखते। तो ये डन होता है क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए मैंने इस पार्ट को अगले जो पेज नंबर में 19 में दे रखा था आधा पार्ट इस क्वेश्चन का, उसे भी इंक्लूड कर दिया है ताकि ये पूरा एक क्वेश्चन आपको दिख सके। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो क हमने देख लिया है। अब ख देखेंगे यहाँ पर।
खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको दो शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं। देखिए, धक्का मुक्की, नोक-झोंक, लेकिन इन शब्द युग्म के दोनों शब्द भिन्न-भिन्न हैं। एक तो होता है एक जैसे शब्द युग्म और एक जैसे नहीं है, इसमें है अलग-अलग। तो आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिसमें दोनों शब्द भिन्न-भिन्न हैं। जैसे राम सीता, राम और सीता। तो ज्यों-ज्यों नदी का जल बढ़ता गया, त्यों-त्यों लोग गाँव छोड़कर जाते रहे। ध्यानचंद के लिए हार जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी खेल भावना को बनाए रखना। मेजर तिवारी बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। जब जब देश पर विपदा आती तब तब सरकार सहायता अवश्य करती। ध्यानचंद झटपट झटपट गोल करके विरोधी टीम को हैरान कर देते थे। हार या जीत, अब देखिए ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे ग क्वेश्चन, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन युग्म शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े। आप नीचे दिए गए प्रश्नों शब्दों को योजक की सहायता से लिखें। जैसे अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, अमीर और गरीब, अमीर गरीब, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, अमृत या विष, अमृत विष। तो ये डन होता है क्वेश्चन। ग, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग आपको करना था इन्हें। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ये देखिए आपका पेज नंबर 19 आ गया है, जिसमें हमने देखिए आधा जो क्वेश्चन आपका पेज नंबर 18 पे था वो देख लिया है। अब देखिए अगला पार्ट आप देखेंगे, यहाँ पर बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है और ले लिया है, दोनों सेंटेंस में आप चीज़ देख रहे होंगे, ही हटा दिया गया है यहाँ से सेकंड सेंटेंस में। तो इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष प्रयोग करते हैं शब्दों में, जैसे ही, भी, तो। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए यदि उन वाक्यों में ये शब्द नहीं होते हैं तो उनके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता। जैसे बात पर बल देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। मेरे इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। देखिए मेरे इतना कहते खिलाड़ी घबरा गया नॉर्मल लग रहा है, बट ही यहाँ पर लग गया है जिससे ये प्रभावशाली हो गया है। अब हर समय मुझे ही देखते रहना, ही यहाँ पर भी आ गया है। अगर तुम हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, तो यहाँ पर लग गया है। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, उसके साथ भी बुराई की जाएगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बड़े बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यहाँ पर भी ही आया है जिस पर जोर दिया जा रहा है, जिससे सेंटेंस प्रभावशाली लगी। यदि वाक्यों में ही, भी, तो आदि शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो सामान्य वाक्य का ये रूप ले लेंगे। ये शब्द वाक्यों को प्रभावी बनाते हैं। सिंपल सा यहाँ पर रूल है कि ही, भी, तो क्या बनाते हैं, वाक्य को प्रभावशाली बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट है पार्ट से आगे, जिसमें है आपकी बात का क्वेश्चन है। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते, यदि हाँ तो बताइए आप किस प्रकार का बदला लेते और आप कैसे बदला लेते। तो देखिए यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध आता और पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम है। मैं भी ऐसा ही करता, शांत रहकर अपने खेल पर ध्यान देता, टीम के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन करता, ज़्यादा गोल करके अपनी योग्यता साबित करता। खेल के बाद उस खिलाड़ी से दोस्ती से बात करता, उसे समझाता कि गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। इस तरह मैं बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी श्रेष्ठता दिखा सकता हूं। यह तरीका खेल भावना के अनुकूल है, दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता था। ख क्वेश्चन है आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों। मुझे फुटबॉल, एथलेटिक्स, भाला फेंक खेल बहुत अच्छे लगते हैं। इन खेलों में सुनील छेत्री, हिमा दास और नीरज चोपड़ा है मेरे पसंदीदा खिलाड़ी। जिसमें देखिए सुनील छेत्री की बात करूं तो वह भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। वे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है।
हिमा दास, वे 400 मीटर दौड़ की चैंपियन हैं। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही कई पदक जीते हैं। वे असम से आकर पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। नीरज चोपड़ा, उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, जो एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। वे दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी अपने लक्ष्य को पा सकता है। उन्होंने भारत को एथलेटिक्स में नई पहचान दिलाई। वे युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मुझे ये खिलाड़ी इसलिए पसंद हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और देश का नाम ऊंचा करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो हम भी सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है समाचार पत्र से। क है जिसमें क्वेश्चन, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको पसंदीदा अपना जो खेल है वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आप जो आपके घर पे पेपर आते हैं, अखबार पेपर, उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, समाचार पत्र की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मनोरंजन और बौद्धिक भाग है ये, विद्यार्थी के स्वयं करने योग्य है। अब देखिए यहाँ पर ख देखेंगे। मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल को आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए ये भी आपको स्वयं करने के लिए है। संकेत इसमें दिया गया है कि इस कार्य में आप आकाशवाणी जैसे जो आपका टेलीविज़न है उसकी हेल्प ले सकते हैं, रेडियो की हेल्प ले सकते हैं, एफएम की हेल्प ले सकते हैं। प्रसारित होने वाले जो खेल प्रसारण है उनकी कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क और कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। अभिनय करना आपको सिंपली कमेंट्री जो करी जाती है किसी भी खेल से रिलेट, तो वो आपको सुननी है और आपको उसकी नकल करनी है। ठीक है, तो ये दोनों ही पार्ट आपके मनोरंजन और बौद्धिक भाग को विकसित करने हेतु है। तो ये आपकी स्वयं करने योग्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेज संख्या देखिए 20 है, जिसमें डायरी का प्रारंभ और आज की पहेली दी गई है। इससे पहले हमने ख क्वेश्चन देख लिया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, जो वे सोचते हैं, जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। बहुत ही अच्छी हैबिट होती है अगर आप डायरी लिखी जाती है आपके द्वारा, क्योंकि काफ़ी जब समय बीत जाता है हमारे जीवन का, तब हम जब उस डायरी को पढ़ते हैं तो हमारी सारी जो याददाश्त है वो वापस से चक्रण करने लगती है, हम उस काल को जीने लगते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातें और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी को लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। चाहे 2 वाक्य हो या 2 पृष्ठ, आप जो मन में आए उचित और शालीन शब्दों में लिखें। ठीक है, तो ये भी आपके करने योग्य है। आपको कैसा करना है वो यहाँ पर बता दिया गया है। अगला पार्ट है यहाँ पर आज की पहेली, जिसमें क्वेश्चन है। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। देखिए ये है खिलाड़ी द्वारा गोल करने की प्रक्रिया, जिसमें देखिए 3 खिलाड़ी दिख रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा खिलाड़ी गोल करेगा। तो सिंपल सा आपको रास्ता चूज़ करना है। देखिए जो नीली स्कर्ट वाली गर्ल है उसका रास्ता जो है सीधे गोल की तरफ ही जा रहा है, सीधे नेट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे नीली स्कर्ट पहने हुए लड़की गोल करेगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इसे आप पेंसिल से भी इस तरह से खींच सकते हैं रेखा। नेक्स्ट आपका पार्ट है झरोके से, पेज नंबर 21 पर। तो हम इसका आंसर देखेंगे। आपने हॉकी के बारे में कुछ बात की होगी, बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप जैसे लाखों बच्चे अपनी गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। आपने ज़रूर से खेला होगा एक लाइफ में एक बार इस गेम को, जो कि इस तरह से खेला जाता है। थोड़ा सा गड्ढा सा कर दिया जाता है, उसमें लकड़ी या डंडे को फंसा दिया जाता है, बॉल को फंसा दिया जाता है और उसको मारा जाता है, जो कि एक तरह से जो हॉकी है उसकी तरह ही होता है लगभग। तो देखिए ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डांडी या गोथा जो आपका
यहाँ पर दे रखा है गेम। यह भील भिलाता बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का एक ही अर्थ है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा ही है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में कोई ऐसा निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भिलभिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की एक अपेक्षा एकदम साधारण सी होती है, एक बांस की बनी होती है। खेल सामग्री यहाँ पर चाहिए, अगर आपको खेलना है तो खेल सामग्री चाहिए बांस के गुट्टे की गेंद जिसे दुईत कहते हैं, गोथा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियाँ, राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना। कैसे खेले? वैसे तो इसे चाहे कि जितने भी खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी तो हो ही। टॉस करना, टॉस जीतने वाला दल प्रारंभ करेगा खेल को। गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे से दूर ले जाना। दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ से डी में खड़े रहते हैं और वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार न करे। खिलाड़ी डोंडी या गोथा के दोनों ओर से खेल खेलते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने की मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाए? तो उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी दल के पाले में ढकेलता है वही बलवान है और वही विजय होता है। ठीक है, ये था इस खेल का संपूर्ण जानकारी। तो आप इसे खेलें अपने गली मोहल्ले में अपने फ्रेंड्स के साथ में और एंजॉय करें। अपने स्कूल में भी टीचर्स की हेल्प से आप इस गेम को खेल सकते हैं। टीचर से कहिए कि इस खेल को आपको ऑर्गेनाइज कराएं खेलने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस खेल की 2 विशेष नियम है कि पहला, गेंद को शरीर के किसी भाग या किसी अंग से न छूना, न रोकना। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट न मारना, हवाई शॉट में नहीं जानी चाहिए गेंद, ना उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना होता है। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं, हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में सबसे अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है वह विजेती होता है। यह खेल होली का त्योहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये दुईत या गोथे, गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेट परंपरा भी बताई गई है इस खेल से रिलेट। तो ये डन होता है। नेक्स्ट आपका पेज संख्या 23 है, जिसमें से कि साजी समझ और खोजबीन दे रखी है। तो सबसे पहले हम साजी समझ देखेंगे। क है, आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोता खेल खेलिए। तो आपको ये खेल खेलना है या आपको स्वयं खेलना है? ठीक है। ख है, आप भी डांडी या गोता जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर, मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। तो देखिए, क तो आपको खुद से ही करना है, जिसमें आपको नियम अच्छे से पढ़ने हैं और मित्रों के साथ में वो डांडी या गोता जो भी खेल है वो आपको खेलना है। अब देखिए, हम इसी खेल के अकॉर्डिंग एक और खेल के नियम लिखेंगे जिससे हर कोई समझ सकता है कि वो कैसे खेला जाता है। तो खेल है कबड्डी और उसके नियम देखेंगे। खिलाड़ी होते हैं, 2 टीम होती है, प्रत्येक में 7 खिलाड़ी होते हैं। 5 अतिरिक्त खिलाड़ी बदलने के लिए होते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को कोई चोट पहुंच जाती है तो उसके खिलाड़ी के बदले में दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। तो 5 अतिरिक्त होते हैं और 7 मेन खिलाड़ी होते हैं। मैदान आयताकार मैदान होता है, बीच में एक रेखा खींची जाती है। हर टीम का अपना आधा हिस्सा होता है। समय दोहा प्रत्येक 20 मिनट का, बीच में 5 मिनट का विश्राम होता है। खेल का तरीका, एक टीम से एक रेडर दूसरी टीम के क्षेत्र में जाता है। रेडर को कबड्डी कबड्डी बोलते रहना होता है। कबड्डी 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 कबड्डी, इस तरह से रेडर यानी जो उसकी टीम की तरफ से जो आदमी जाता है दूसरे के पाले में, रेडर को विरोधी खिलाड़ियों को छूना है। विरोधी टीम रेडर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब अंक कैसे हासिल किए जाएंगे? रेडर छूकर अगर वापस आए तो 1 अंक प्रति छुए खिलाड़ी का मिलेगा। रेडर पकड़ा गया तो विरोधी टीम को 1 अंक मिलेगा। सभी विरोधी खिलाड़ी अगर आउट हो जाते हैं तो 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। आउट होना कैसे होता है? रेडर बिना छुए या पकड़े जाए, ठीक है, खिलाड़ी मैदान से बाहर चला जाए या बाहर जाए, सांस रोकना बंद करें। जीत कैसे हासिल होगी? अधिक अंक वाली टीम जीतती है। ठीक है, तो ये इस खेल से रिलेटेड नियम थे जिससे आप खेल सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ये भी खेल, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी व्यायामदायक खेल है।
नेक्स्ट आपका पार्ट है खोजबीन के लिए। नीचे ध्यानचंद के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़े, देखे, समझे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, प्रेरक गाथाएं हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, आपने मूवी भी देखी होगी ओलंपिक, मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार। यहाँ पर ये चारों जो है आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। तो जो QR कोड है उसकी सहायता से, जो पुस्तक में दिए गए QR कोड है उसकी सहायता से इनके विषय में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं इन्हें और समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चैप्टर तो होता है आपका डन। लास्ट में आपको पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी दिया हुआ है जो कि इसी तरह से एक प्रेरणादायक है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम इसे भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जो 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे, उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े, सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा, रो पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उनके पास आने लगे। सबके सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया। उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बहुत धीमी बढ़त होती है, उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई। सबके सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे, इस प्रश्न के साथ कि सबके सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है। निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस तरह से ये डन होती है आपकी एक और स्टोरी, एक दौड़ ऐसी भी। और डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर गोल, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेट, इस पार्ट से रिलेट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या समझना है, क्या अगला वीडियो चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपकी कक्षा से रिलेट, तो तुरंत से मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।